तो साथियों, आप सभी तैयार हैं तो 27 नवंबर के लिए, क्योंकि आप सभी का पेपर 27 नवंबर से स्टार्ट है। और जितने साथियों ने सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है, अगर आपको आपका एग्जाम सिटी पता चल चुका है, डेट की कब आपका पेपर है, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिनका अभी नहीं दिख रहा है, धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल आपको भी 10 दिन पहले आपका एग्जाम सिटी और डेट पता चल जाएगा कि आपका पेपर कब है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पर आधारित साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे बायोलॉजी के इस वीडियो में। जीव विज्ञान के 50 क्वेश्चंस हैं, सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस। इनमें से आधे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके अभी रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पिछले 5 साल में लेटेस्ट पैटर्न में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और बाकी के क्वेश्चंस अन्य कोई परीक्षा में जो एनसीईआरटी आधारित अभी टीसीएस के द्वारा लेटेस्ट पैटर्न पर जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो कंप्लीट ये क्लास आपको देख लेना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मानव मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? भाई, मानव का जो मूत्र होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, दोनों या उदासीन? तो देखिए, एवरेज अगर हम देखें ना, तो मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू होता है साथियों, वो कितना होता है? तो लगभग 6 होता है। और आप सभी को पता है कि अगर 7 से कम पीएच मान रहता है तो उसको हम अम्लीय बोलते हैं। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अम्लीय हो जाएगा। आगे देखो, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बताइए, शरीर का इनमें से कौन सा भाग है जहां पर पित्त का निर्माण होता है? याद रखिएगा, पित्त का निर्माण होता है साथियों यकृत में, याद रखिएगा लीवर में। और अगर आपसे पूछे कि किस भाग में पित्त जमा होता है, तो याद रखिए गॉल ब्लेडर, जिसको आप पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय में ये जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? अब देखिए, जो ऊतक है ना, कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिंपल सा हो जाएगा, कोशिकाओं से। जो टिश्यू होता है ना साथियों, कई प्रकार के टिश्यू होते हैं और जो कि किससे मिलकर बनते हैं बेसिकली, तो याद रखना सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। आगे देखिए, एक टेस्ट की तरह लगाइए, देखिए कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं 50 में से, फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वस एलाफस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सर्वस एलाफस जो है ना, ये इनमें से किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, ये पूछा जा रहा है। याद रखिए, सर्वस एलाफस किसका वैज्ञानिक नाम है? करेक्ट आएगा हिरण का। हिरण साथियों, डियर जो होता है ना, इसका ही ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, याद रखना सर्वस एलाफस। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कैप्टा हिटमस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए, कैप्टा हिटमस जो है ये भाई किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कैप्टा हिटमस जो है ना, याद रखिएगा बकरी का वैज्ञानिक नाम है, बकरी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बकरी का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है, मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, क्या आंसर होगा? मासिक चक्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है, 13 से 14 वर्ष की आयु से शुरुआत होती है, जो कि बिल्कुल सही है। बी नंबर में लिखा है, जब शुरू होता है तो उसको रजो दर्शन कहा जाता है, ये भी सही है। जब बंद होता है तो उसको रजोनिवृत्ति कहा जाता है, जो कि आमतौर पर 50 से 55 वर्ष की आयु में यह बंद हो जाता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी सत्य हैं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर डायरेक्ट अलग अलग ये तीनों चीज़ें आपसे पूछ सकता है पेपर में, जो कि पूछता भी है। अगर आपसे पेपर में पूछे ठीक है कि जब पहली बार ठीक है मासिक चक्र शुरू होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना रजो दर्शन। और किस आयु में ये शुरू होता है? तो 13 से 14 वर्ष की आयु में। और जब ये बंद होता है ठीक है, या अंतिम चरण में जब होता है मासिक चक्र, तो उसको क्या कहा जाता है? याद रखना रजोनिवृत्ति कहा जाता है, जो कि आमतौर पर 50 से 55 वर्ष में ये समाप्त हो जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अब जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई, नर और मादा ठीक है, नर और मादा युग्मक मिलकर जो है ना वो क्या बनाते हैं? तो याद रखना युग्मनज बनाते हैं साथियों। जाइगोट के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, युग्मनज। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में देखते हो ना काफ़ी सारे चेंजेस होती हैं ठीक है, यौवन की शुरुआत होने लगती हैं। तो बताइए ये कब होती है साथियों? तो देखिए, ये इसको बोलते हैं रजो दर्शन। मैंने अभी आपको बताया मासिक चक्र का जो शुरुआती चरण होता है, जो कि 13-14 वर्ष की आयु में होता है, उसको रजो दर्शन बोलते हैं, जिसमें जो है ना कई बदलाव होते हैं हार्मोन्स में महिलाओं के। इसमें यौवन की शुरुआत जो है ना इसी से होती है, याद रखना रजो दर्शन के समय से ही, यानी 13-14 वर्ष की आयु से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है,
हायालूरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो कि किस में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हायालूरोनिडेज जो कि एक लाइटिक एंजाइम है जो कि किस में पाया जाता है? तो साथियों करेक्ट आएगा वीर्य में, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वीर्य में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बताइएगा, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए, नर हार्मोन जो है ना साथियों, टेस्टोस्टेरोन होता है नर हार्मोन, आप सभी को पता होगा, और इसका उत्पादन होता है वृषण से। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको बता दें कि ये वृषण में होता है, विशेष रूप से लैंडिंग कोशिकाओं द्वारा अधिवृक्क ग्रंथियां भी कुछ मात्रा में हार्मोन का उत्पादन करती है जिन्हें शरीर टेस्टोस्टेरोन में बदल देता है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है? तो वृषण से, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मासिक धर्म यानी पीरियड के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? देखते हो ना, पीरियड्स में रक्त आता है साथियों, रक्त बहने लगता है, उसका कारण क्या है? किस लिए रक्त बहता है बताइए? देखिए, जो गर्भाशय की परत होती है ना साथियों, वो टूट जाती है, जिस कारण गर्भाशय की परत के टूटने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अंडा यानी एग बनता है ना साथियों, वो जब टूट जाता है तो फिर क्या होता है? योनि में रक्त आने लगता है पीरियड्स के समय। और जब कोई महिला गर्भवती होती है ना, यानी जो प्रेग्नेंट होती है, तो ये जो गर्भाशय की परत है ये नहीं टूटता है, याद रखना। ठीक है, जिस कारण रक्त आना बंद हो जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय की परत टूटने से। निम्न में से कौन नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है? भाई, नेफ्रॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है? ब्रिक या नलिका है क्या? बिल्कुल है। ब्रिक कनिका भी है, बोमेन कैप्सूल भी है। हिलम जो है ये नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? भाई, न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है बताइए? तंत्रिकाक्ष यानी जिसको एक्सोन बोलते हैं आप, बिल्कुल, ये तो न्यूरॉन का हिस्सा है। कोशिकाएं जिसको आप सेल बॉडी बोलते हैं साथियों, सेल बॉडी या फिर इसको सोमा के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये न्यूरॉन वाला अभी जो टॉपिक कराए थे आपको। देखिए, इसमें जो है ना साखिका भी होती है, बिल्कुल साखिका भी होती है। शंकु इसमें नहीं होता है ना, तो शंकु करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तंत्रिका तंत्र में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। अब बताइए, तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है, स्प्लीन भी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र निम्न में से क्या कार्य करता है? देखिए, जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है ना, ये क्या कार्य नहीं करता है ये बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कौन सा कार्य करता है। ये हृदय दर को मंद करता है, बिल्कुल करता है। लार स्राव को उत्तेजित भी करता है और क्रमाकुंचन को भी उत्तेजित करता है, लेकिन हृदय दर को तेज नहीं करता है। ये जब मंद करता है तो तेज कैसे करेगा? यानी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तंत्रिका तंत्र में ग्लियल कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र में जो ग्लियल कोशिकाएं होती है ना साथियों, याद रखना, ये न्यूरॉन को सहारा और पोषण देता है। क्या करता है भाई? न्यूरॉन्स को सहारा और पोषण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी कोशिकाओं की ओर आवेगों को संचारित करती है? याद रखिएगा, मोटर तंत्रिकाएं साथियों। ठीक है, इसको अपवाही न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, कौन सी तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? भाई, इनमें से कौन सी तंत्रिका है जो कि दृष्टि के लिए जिम्मेदार है? तो साथियों याद रखना, ऑल फैक्ट्री तंत्रिका। ठीक है, ऑल फैक्ट्री अपना ऑल फैक्ट्री नहीं, वो तो आपका गंध के लिए होता है। ऑल फैक्ट्री यानी घ्राणेन्द्रिय जिसको बोलते हैं, ये ऑप्टिक तंत्रिका होगा जो कि दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। और याद रखना, ऑल फैक्ट्री जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो साथियों किसके लिए होते हैं? तो गंध के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, खून की कमी यानी आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो भाई, आरबीसी की कमी से रक्तलापता भी होता है, एनीमिया भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही। ल्यूकेमिया जो है ना, ये डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ए और बी दोनों ही सत्य है। अगला, स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग कितनी होती है? देखते हो ना, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो सबसे ऊपर हीमोग्लोबिन लिखा होता है कि 10 ग्राम है कि 12 ग्राम है, 11 ग्राम है। तो याद रखना, एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा एवरेज याद रखना 12 ग्राम से
17 ग्राम तक होना ही चाहिए, 12 टू 17 ग्राम डेसीलीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर का ऐसा अंग जहां रक्त नहीं होता है, बताइए मानव शरीर का इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जहां पर रक्त नहीं होता है? यकृत में होता है, मस्तिष्क में होता है, लंग्स में होता है, कॉर्निया में नहीं होता है। कॉर्निया बेसिकली हमारी आंख का भाग है जहां पर रक्त नहीं होता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। लाल रक्त कणिकाओं की खोज की थी एंटोनी वेन ल्यूवेनहक ने। तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाओं की खोज में इनके अलावा इनके साथ जो है ना साथियों, याद रखना, जॉन स्वेमरडेम, इसके अलावा माल पिघी, एंटोनी वेन ल्यूवेनहक तो मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखिए, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरएच फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, साथियों याद रखना। कार्ल लैंडस्टीनर और फिलिप लेबिन ने, फिलिप लेबिन इनका भी नाम याद रखना, फिलिप लेबिन, ठीक है। इन्होंने जो है ना 1940 में, याद रखना 1940 में आरएच फैक्टर की खोज की थी, ठीक है। और यह खोज उन्होंने एक बंदर में की थी और उस बंदर का नाम पूछा जाता है रिसस, याद रखना। उस बंदर का नाम क्या था? तो उस बंदर का नाम था रिसस, उसी के नाम पर ये आरएच नाम रखा गया है, याद रखना, रिसस के नाम से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि यह खोज किस बंदर में की गई थी, तो याद रखना रिसस बंदरों में की गई थी, रिसस बंदरों में। आगे देखिए, मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों प्लीहा को, ऑप्शन नंबर बी। और रक्त की उत्पत्ति यानी रक्त कहाँ से बनता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो से, याद रखेंगे। मानव हृदय का औसतन भार कितना होता है? तो मानव का जो हृदय होता है उसका औसतन भार होता है 300 से 350 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सभी प्रकार के सजीवों में क्या होता है? बताइए, सभी प्रकार के जो सजीव होते हैं उनमें किस प्रकार का श्वसन होता है या क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो सभी प्रकार के सजीवों में कोशिकीय श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सत्य है। वह श्वसनीय पदार्थ जो अधिक संख्या में एटीपी अणुओं का निर्माण करता है, बताइए सबसे अधिक एटीपी अणुओं का निर्माण कौन करता है? भाई ग्लूकोज करता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र किसमें संपादित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। क्रेब्स चक्र किसमें संपादित होता है? तो देखिए, क्रेब्स चक्र जो है ना भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये संपादित होता है। देखिए आपको बता दें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, ये संपादित होते हैं। तो अगर आपसे कोई एक पार्टिकुलर पूछे, ठीक है, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ पर जो है ना, याद रखना, कहाँ पर ये जमा होता है, तो याद रखेंगे सभी साथी, कहाँ पर संपादित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूछे तो कोशिका द्रव्य में संपादित होता है, ठीक है, दोनों ही याद रखेंगे। ऑक्सी श्वसन में एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, बताइए कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है ऑक्सी श्वसन में? याद रखेंगे, ऑक्सी श्वसन में जो है ना एवरेज, याद रखना 30 से 38, तो यहाँ पर हम आंसर इसका करेंगे 38 अणुओं का निर्माण होता है। आगे देखिए, पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। पायरुविक अम्ल जो है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी अणुओं का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ग्लूकोज किस चक्र का प्रथम अवयव है? भाई ग्लूकोज जो है किस चक्र का प्रथम अवयव है? तो याद रखिएगा, यहाँ भी करेक्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस का। आगे देखिए, आरक्यू को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बताइए। आरक्यू का मतलब श्वसन गुणांक होता है, जिसको अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कोटिनेंट, है ना। तो याद रखिएगा, आरक्यू यानी श्वसन गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बट्टे प्रयुक्त ऑक्सीजन का आयतन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ कितना होता है? तो ईएमपी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं का जो शुद्ध लाभ होता है वो 2 होता है, याद रखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर सी 2। मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नासा छिद्र शामिल है, ग्रसनी भी है, स्वर यंत्र भी है, श्वास नाली भी है, श्वसनी भी है, श्वसनिका भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए स्वर यंत्र की दीवार में कुल नौ उपास्थियां होती हैं साथियों। ठीक है, उपास्थि जिसको कार्टिलेज आप बोलते हैं। आगे देखिएगा, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कूपिका दे रखा है ना ऑप्शन नंबर डी में, बिल्कुल कूपिका आंसर होगा। ठीक है, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है ना ये मुख्य भूमिका निभाता है कूपिका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है? बताइए एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है? ए में भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता है, नहीं। बी में है भोजन निगलते समय कण को श्वास नली में जाने से रोकता है, हाँ ये हो सकता है, ये जो है कार्य है आपका। ठीक है, इसके अलावा भोजन निगलते समय सांस मार्ग को ये बंद कर देता है। बिल्कुल बी और सी दोनों ही सत्य है। ठीक है, बी और डी दोनों ही सत्य है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट है, श्वास नली की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? तो श्वास नली जो होता है ना उसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, याद रखना 10 से 12 सेंटीमीटर। ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने वाला जो भाग होता है ना उसको ग्रास नली बोलते हैं ना, इसोफेगस। देखिए एक सेकंड, इसको ग्रसिका भी ग्रसिका तो नहीं बोल सकते हैं, इसको ग्रास नली बोल सकते हैं, श्वास नली बोल सकते हैं। तो यहाँ आपका नहीं, एक सेकंड, श्वास नाली कैसे बोल देंगे इसको? ग्रसिका बोल सकते हैं हाँ, और ग्रास नाली बोल सकते हैं। इसको अंग्रेजी में इसोफेगस बोलते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? भाई जठर रस कहाँ से निर्माण होता है? बताइए। जठर रस बिल्कुल आमाशय से, करेक्ट आएगा। पेट यानी आमाशय से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। जठर रस का पीएच मान पूछा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, याद रखना। जठर रस का जो पीएच मान होता है ना वो था 1.2, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वसा का वाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? देखिए वसा का वाष्पीकरण जो है ना वो पित्त के द्वारा होता है, याद रखना। पित्त, बाइल जूस के द्वारा। पित्त करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। शीत ऋतु में पत्तों का पीलापन किस जंथोफिल वर्णक के कारण होता है? तो शीत ऋतु में जो पत्तों का पीलापन होता है वो किस जंथोफिल वर्णक के कारण होता है? याद रखिए मैग्नीज के कारण। ठीक है, मैग्नीज के अलावा मैग्नीज अगर ऑप्शन में ना रहे तो वहाँ पर आपको ल्यूटिन भी ऑप्शन में दे सकता है, ल्यूटिन नाम भी याद रखना। ठीक है, आगे देखिए कौन सी परास प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो देखिए 600 से 760 नैनोमीटर, याद रखना। कौन सी परास है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी होता है? तो भाई 600 से 760 नैनोमीटर, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 600 से 760 नैनोमीटर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल जो होता है ना इसका मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। प्रकाश का अवशोषण करना, बिल्कुल परावर्तित करना नहीं, अपवर्तन करना भी नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल होता है उसका मुख्य कार्य यही होता है कि वो प्रकाश को अवशोषित करता है। आगे देखिए कौन सा धात्विक आयन है जो क्लोरोफिल का घटक है? भाई क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होता है? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूछा है जो कि पूरे पौधे में होता है। यहाँ पर अगर श्वसन की क्रिया पूछता ना कि पौधों में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है तो याद रखना लीफ में, यानी पत्ती में केवल। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण पूछे तो पूरे पौधे में होता है। एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है। देखिए पत्ती के माध्यम से ही सांस लेते हैं पौधे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर ए जो लिखा हुआ उसको आप साइड करिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल के अपघटन से क्या प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्या आंसर होगा, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑक्सीजन। जल के अपघटन से पूछा है तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन से वर्णक का है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन से वर्णक का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी याद रखना। देखिए क्लोरोफिल बी का मुख्य कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और उसे क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित करना। ठीक है, तो आगे देखिए अगला है, प्रकाश की कौन सी परास प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होती है? तो याद रखना हरे रंग के प्रकाश है ना। चलिए एक क्वेश्चन
मैं आपको देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। होमवर्क का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताइए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी को।